Hello and welcome to Young Minds Career Institute. Hope all you guys are doing well. तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इकाइनोडर्म थ्योरी के बारे में, यानी ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स की जो सबसे बोल सकते हैं सबसे रेलेवेंट थ्योरी या मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो आपकी इकाइनोडर्म थ्योरी है। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि इकाइनोडर्म थ्योरी हमें क्या बताती है। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है जिसका प्राइस जस्ट 599 है। तो इसको एक बार जाके आप एप्लीकेशन में चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो वो भी आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से 1-to-1 सेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर आप मेरे से 1-to-1 सेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है इकाइनोडर्म थ्योरी। अब इकाइनोडर्म थ्योरी हमें क्या बताती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जनरली आपको पता होगा कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनका जो डेवलपमेंट हुआ होगा वो नॉन कॉर्डेट से हुआ होगा, क्योंकि सबसे पहले नॉन कॉर्डेट्स थे, उनके अंदर डेवलपमेंट हुआ होगा तब जाके वो कॉर्डेट्स में डेवलप हुए। ठीक है, सो बेसिकली इकाइनोडर्म थ्योरी हमें कहती है कि जितने भी इकाइनोडर्मेटा हैं, चाहे वो हेमिकॉर्डेटा हो या कॉर्डेटा हो, तीन नाम मैं यहां पे ले रहा हूं। किसका किसका नाम ले रहा हूं? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और तीसरा क्या है? कॉर्डेटा। ये जो तीन ग्रुप हैं इनका जो ओरिजिन हुआ है वो सेम चीजों से हुआ है, या बोल सकते हैं इनका ओरिजिन सेम है। ठीक है, यानी ये तीनों क्या है? मोनोफाइलेटिक क्लैड को बिलोंग करते हैं। दे ऑल बिलोंग टू मोनोफाइलेटिक क्लैड। अब ये मोनोफाइलेटिक क्लैड का मतलब क्या होता है? यानी ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, यानी अगर सपोज करो ओरिजिन सेम चीज से होके यहां पर इस तरीके से डाइवर्ज हुआ है। ठीक है, यानी ये इकाइनोडर्म हो गया, ये हेमिकॉर्डेटा हो गया, ये कॉर्डेटा हुआ, इनका ओरिजिन सेम से हुआ है, इसलिए इन सभी को हम क्या बोलते हैं कि ये मोनोफाइलेटिक क्लैड के मेंबर हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो इकाइनोडर्म हमें थ्योरी सिर्फ इतना सिखाती है कि चाहे वो इकाइनोडर्मेटा हो, हेमिकॉर्डेटा हो या कॉर्डेटा हो, इनका ओरिजिन सेम है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहां पे ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि इन सबका जो डेवलपमेंट हुआ है नॉन कॉर्डेट से हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। ये जो इकाइनोडर्म थ्योरी जिसको हम बोल रहे हैं, इस इकाइनोडर्म थ्योरी को हम ड्यूटेरियोस्टोम थ्योरी भी बोल सकते हैं। और ये सबसे क्या है? मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड फाइलोजेनेटिक थ्योरी है या फाइलोजेनेटिक आर्ग्यूमेंट है जो कि हमें कॉर्डेट के एंसेस्ट्री के बारे में बताती है। इसके अलावा हमारे पास और भी अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे एनालिड थ्योरी हो गया, इंसेक्ट थ्योरी हो गया, उसके बाद निमेटोड थ्योरी हो गया। इस तरीके से और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन वो उतनी ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है। लेकिन ये जो इकाइनोडर्म थ्योरी है ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, इसलिए वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस थ्योरी को सबसे पहले जोहान्स मुलर ने प्रपोज किया था। ठीक है, लेकिन बाद में इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया। बाद में बात करें तो जो गास्टांग की बात करें या बेरिल थे, इन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम किया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, जो कॉर्डेट्स हैं उनका इवोल्यूशन किससे हुआ है? लार्वल फॉर्म्स ऑफ इकाइनोडर्म से हुआ है। ठीक है, सो ये कीवर्ड है इकाइनोडर्म थ्योरी की, जिसको आपको अच्छे से पकड़ के रखना है या अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गास्टांग एंड बेरिल कि जितने भी कॉर्डेट्स है उनका जो डेवलपमेंट हुआ है, इनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ है? इकाइनोडर्म्स के लार्वल फॉर्म से हुआ है। ठीक है, और ये सारे के सारे, चाहे वो इकाइनोडर्म्स हो या हेमिकॉर्डेट्स हो या कॉर्डेट्स हो, ये सारे के सारे मोनोफाइलेटिक क्लैड को बिलोंग करते हैं। इतनी चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कहां कहां हमें बेसिकली इकाइनोडर्म से सिमिलैरिटी शो करता है कॉर्डेट्स, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है इवोल्यूशनरी कंटेक्स्ट। इवोल्यूशनरी कंटेक्स्ट का मतलब क्या है कि बेसिकली ये जो पॉइंट है आपकी, अगर हम बात करें कि जो इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा और आपका जो कॉर्डेटा है, बेसिकली किसको बिलोंग करता है?
ड्यूटीरियोस्टोमिया को बिलोंग करता है या ड्यूटीरियोस्टोम को बिलोंग करता है, ठीक है। ड्यूटीरियोस्टोम का मतलब है कि यहां पर जो ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनस में कन्वर्ट हो जाता है। जो ब्लास्टोपोर की जो ओपनिंग है वो माउथ ना बना के किस में कन्वर्ट होता है, एनस के अंदर कन्वर्ट होता है, ये ध्यान रखना है। तो चाहे वो कॉर्डेट हो चाहे वो इकाइनोडर्मेटो हो, वहां पर क्या है, ब्लास्टोपोर एनस में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से इसको हम ड्यूटीरियोस्टोम बोलते हैं। और ये फीचर आपको इकाइनोडर्मेटा के अंदर भी देखने को मिल जाता है और आपको कॉर्डेटा के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो ये इसकी एक सिमिलरिटी है, ठीक है। ये चीज आपको इसके अलावा ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इकाइनोडर्मेटा और जो कॉर्डेटा है उनके बीच में जो रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश कर रहे हैं वो उसके अडल्ट फॉर्म के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। ये बात आपको याद रखना है कि इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा के बीच में जो हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने वाले हैं वो उसके अडल्ट फॉर्म को ध्यान में रखते हुए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके फंडामेंटल एम्ब्रियोलॉजिकल सिमिलरिटीज को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। यानी जब दोनों कॉर्डेट्स चाहे हेमिकॉर्डेट्स अपने एम्ब्रियोलॉजिकल फॉर्म में थे यानी एम्ब्रियो की फॉर्म में थे, तब उसके अंदर हम सिमिलरिटीज को दिखाते हैं या उसकी सिमिलरिटीज को तब स्टडी करते हैं, क्योंकि अडल्ट फॉर्म में स्ट्रक्चर काफी कुछ बदल जाता है, ठीक है। लेकिन उनका जो लार्वल फॉर्म है, जो उसका एम्ब्रियोलॉजिकल फॉर्म है, वो सिमिलरिटी है, यानी उनके अंदर सिमिलरिटी देखने को मिलता है। और वही हमें बताता है कि इनका जो लार्वल फॉर्म है या इनका जो एम्ब्रियोलॉजिकल फॉर्म है वो सेम है, और वहीं से इवोल्यूशन होके क्या हुआ है, अलग अलग क्लैट्स बने हैं, या बोल सकते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने हैं। वो कॉर्डेट में कन्वर्ट हो जाए, चाहे हेमिकॉर्डेट्स में कन्वर्ट हो जाए या इकाइनोडर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे दोनों के लार्वा की, तो अगर हम दोनों के लार्वा की बात करें, जैसे सपोज करो इकाइनोडर्म्स के अगर हम बात करें बाइपिनेरिया लार्वा की, और यहां पर हेमिकॉर्डेट में अगर बात करें यहाँ पे टॉर्नेरिया लार्वा की, ठीक है। सो आप देखेंगे इन दोनों लार्वल फॉर्म्स में सिमिलरिटी देखने को मिलती है। और सिमिलरिटी क्या देखने को मिलती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है, इनके बॉडी के ऊपर इस तरीके से बैंड जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इन बैंड्स को हम बोलते हैं सीलियरी बैंड्स, ठीक है। तो चाहे बाइपिनेरिया लार्वा हो या टॉर्नेरिया लार्वा हो, इनकी बॉडी पे आपको सीलियरी बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। ये जो लाइंस आप देख रहे हो इनको ही हम इनको बोलते हैं सीलियरी बैंड्स, ठीक है। और इन सीलियरी बैंड्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, और ये सीलिया बेसिकली क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो दोनों ही लार्वा के ऊपर आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या है, सीलियरी बैंड्स देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है। सो दोनों में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा, यानी यहाँ पर माउथ और एनस दोनों की ही ओपनिंग आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज इसके बारे में आपको याद रखना है कि दोनों के जो लार्वल फॉर्म्स है वो एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। तो इसके हम लार्वल सिमिलरिटी या एम्ब्रियोलॉजिकल सिमिलरिटीज को ध्यान में रख के हम यहाँ पर रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने वाले हैं। अब क्योंकि इनके क्या है, लार्वल फॉर्म एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इकाइनोडर्म्स हैं और जो कॉर्डेट्स हैं उनके बीच में ड्यूटीरियोस्टोम कनेक्शन को हम स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्लीवेज की, ठीक है। सो अगर सबसे पहले मैं क्लीवेज की बात करूं तो हम देखेंगे कि चाहे वो इकाइनोडर्मेटा हो या कॉर्डेटा हो, दोनों का जो क्लीवेज होता है वो कैसा होता है, इनडिटर्मिनेट टाइप का होता है, ठीक है। अब इनडिटर्मिनेट टाइप का मतलब क्या है कि यहां पर जो क्लीवेज के बाद हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी होती है या पोटेंशियल होता है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दे, ठीक है। सो एवरी सेल, ठीक है, एवरी सेल हैज द potential to form complete organism, यानी हर एक सेल के पास कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है। जैसे यहां पे देखो इतने सारे सेल्स आप देख रहे हो, ठीक है। यहां पर इस तरीके से बहुत सारे सेल्स देख रहे हो, ठीक है। तो हर एक सेल क्या करेगा, यहां पर हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी होती है कि ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे, ठीक है। तो ध्यान रखना है। उसके अलावा यहां पर आप देखेंगे कि चाहे वो इकाइनोडर्म हो या कॉर्डेट हो,
उनके अंदर जो क्लीवेज है वो रेडियल टाइप का होता है, ठीक है। और दोनों कैसे होते हैं, ड्यूटीरियोस्टोम होते हैं, यानी कि यहां पर जो ब्लास्टोपोर कैविटी है वो एनस का फॉर्मेशन करती है, माउथ का फॉर्मेशन नहीं करती। तो ये दोनों के अंदर क्लीवेज के अंदर सिमिलरिटी होती है कि क्लीवेज इनडिटर्मिनेट और रेडियल क्लीवेज होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको अच्छे से आपको याद रखना है। अब ये इनडिटर्मिनेट, रेडियल क्लीवेज, ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो मेरा सबसे पहला लेक्चर होगा बेसिकली, उसके अंदर हमने डिस्कस किया है पूरा का पूरा, बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है। सो कॉर्डेट या बोल सकते हैं कि इन्वर्टिब्रेट से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं, तो वो वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट के अंदर सबसे पहला वीडियो है मेरा, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें इनके बारे में डिटेल बनाया है, तो एक बार जाकर उसको आप एक बार वहां से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ब्लास्टोपोर। तो यहां पे मैंने बता ही दिया कि ये सारे के सारे क्या हैं, ड्यूटीरियोस्टोम है, ठीक है। यानी यहां पे जो ब्लास्टोपोर है वो किसका फॉर्मेशन करता है, एनस का फॉर्मेशन करता है। और माउथ कैसा होता है, सेकेंडरी होता है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये बात आपको याद रखना है। अगर हम सीलोम की बात करें तो चाहे वो आपका इकाइनोडर्म हो या कॉर्डेट हो, दोनों ही एंट्रोसिलस होते हैं। ये टर्म याद रखना है, एंट्रोसिलस। अब ये एंट्रोसिलस क्या होता है, इसको भी मैंने मेरे अपने पहले वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल कर रखा है, तो आप उसको वहां पे जाके डिस्कस कर सकते हैं। एंट्रोसिलस स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी बताया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके आर्केंट्रॉन है उसकी आउट पॉकेटिंग होती है, या बोल सकते हैं आउटग्रोथ की वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट होता है सीलोम कैविटी का, तब उसको हम बोलेंगे एंट्रोसिलस। तो ये एंट्रोसिलस होते हैं। तो यानी यहाँ पे जो आउट पॉकेटिंग या आउटग्रोथ, आर्केंट्रॉन कैविटी के अंदर अगर आउटग्रोथ आता है, ये जो आर्केंट्रॉन कैविटी है इसके अंदर ये आउटग्रोथ की वजह से अगर कैविटी का फॉर्मेशन होता है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, एंट्रोसिलस बोलेंगे, ठीक है। सो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, अब सिमिलरिटी की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री या केमिकल की बारे में बात करें तो यहां पर आपके इकाइनोडर्म और कॉर्डेट दोनों ही क्या यूज करते हैं, फॉस्फोक्रेटिनिन का यूज करते हैं या क्रेटिनिन फॉस्फेट का यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए। चाहे वो आपका क्या हो, इकाइनोडर्मेटा हो, चाहे वो कॉर्डेटा हो, दोनों ही अपनी बॉडी के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्रेटिनिन फॉस्फेट या फॉस्फोक्रेटिनिन का यूज करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो ये इनके बीच की सिमिलरिटी हो जाती है। लेकिन यहीं पर कुछ हमें ऐसे हेमिकॉर्डेट्स या कुछ ऐसे इकाइनोडर्मेट्स देखने को मिल जाते हैं जो क्रेटिनिन फॉस्फेट के अलावा आर्जिनिन फॉस्फेट का भी यूज करते हैं, जो बाद में जाके इस थ्योरी को दिक्कत देने वाला है, ठीक है। सो ये चीज याद रखना है। लेकिन हम सिमिलरिटीज के बारे में बात करेंगे तो चाहे इकाइनोडर्मेटा हो या कॉर्डेटा हो, वो क्या करने वाले हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उन दोनों के अंदर क्या है, बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो सेम केमिकल यूज कर रहे हैं, दैट इज क्रेटिनिन फॉस्फेट या फॉस्फोक्रेटिनिन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। सो ये सिमिलरिटीज हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ऑरिकुलेरिया लार्वा की। अब जनरली कि यहां पर जस्ट मैंने अभी बताया था कि सारे क्या हैं, मोनोफाइलेटिक क्लैड को बिलोंग करते हैं, सिमिलर लार्वा से इनका डेवलपमेंट होता है। तो इन्हीं चीज को हम यहां पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एविडेंस है कि दोनों का डेवलपमेंट सेम हुआ है वो ऑरिकुलेरिया और टॉर्नेरिया लार्वा से होता है। ये जस्ट मैंने अभी बता ही दिया था आपको कि यहाँ पर दोनों लार्वा को अगर हम देखते हैं, टॉर्नेरिया लार्वा हो या बाइपिनेरिया लार्वा हो, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, सीलिएटेड बैंड्स प्रेजेंट होता है, पूरा यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगा। ये सारी चीजें, बस इसी चीजों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो अगर हम दोनों लार्वा के मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी की बात करें तो हम देखेंगे कि दोनों के लार्वा कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है। ये दोनों के लार्वा में सिमिलरिटी है। उसके अलावा बॉडी के इनके ऊपर सिलियरी बैंड्स देखने को मिलते हैं, और ये सिलियरी बैंड्स कहां देखने को मिलेगा, प्री ओरल एंड पोस्ट ओरल सिलियरी बैंड्स देखने को मिलेंगे, जो कि लोकोमोशन और फीडिंग में हेल्प करते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। डाइजेस्टिव ट्रैक यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिलता है, यानी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, जहां पर आपको माउथ देखने को मिलेगा, ईसोफेगस, स्टमक और लास्ट में एनस देखने को मिल जाता है, यानी पूरा एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था गास्टेंग, ठीक है। इन्होंने कुछ सवाल उठाए। सवाल क्या उठाए, सबसे पहली चीज इन्होंने पूछा कि चलिए मान लेते हैं
कि जो अभी तक आप थ्योरीज हमें बता रहे थे, जो सिमिलरिटीज बता रहे थे कि जितने भी लार्वल फॉर्म्स हैं उनकी सिमिलरिटी है, लार्वा के अंदर ये सिमिलरिटी है, केमिकल ये सेम यूज कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसके बाद हम इस थ्योरी को थोड़ा रेलेवेंट बोलेंगे, ठीक है। सो इन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन बताया कि यहां पे अगर हम बात करें जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें इकाइनोडर्म्स, वो सिसाइल और स्लो मूविंग होते हैं, ठीक है। सिसाइल या तो किसी एक जगह पे फिक्स होंगे या बहुत ज्यादा स्लो मूविंग है, तो वो किस तरीके से एक एक्टिव कोऑर्डिनेट में चेंज हो सकते हैं, ये सवाल का जवाब दे दीजिए। यानी कि एक सिसाइल फॉर्म किस तरीके से एक एक्टिवली मूविंग कोऑर्डिनेट्स के अंदर कन्वर्ट होगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब ना मिलने पर इन्होंने इकाइनोडर्म थ्योरी के अंदर कुछ सुधार किए, कुछ बदलाव किए, और उस बदलाव को इन्होंने बेसिकली क्या बोला है, पीडोमॉर्फोसिस, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पीडोमॉर्फोसिस या नियोटेनी। कॉन्सेप्ट ऑफ पीडोमॉर्फोसिस या कॉन्सेप्ट ऑफ नियोटेनी क्या कहता है, एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर पीपीटी की मदद से इसको देख लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये कहता है कि जब लार्वल फॉर्म में ये जब होते हैं, ठीक है, सो लार्वल फॉर्म में ही क्या होगा कि इसके कुछ फॉर्म कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरीके से सिसाइल में, लेकिन कुछ में क्या होता है कि ये जो लार्वल फॉर्म है इसके अंदर जो इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, यानी लार्वा के अंदर ही ये क्या है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं। और ये जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव जो लार्वा होते हैं या उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, नियोटेनी बोलते हैं, ठीक है। यानी लार्वा जब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम नियोटेनी बोलते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होगा, यही लार्वा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर हो जाता है। तो बेसिकली अगर मैं सही से बात करूं कि इकाइनोडर्म्स के किस तरीके से ओरिजिन हुआ है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो लार्वल फॉर्म है, लार्वल फॉर्म इज द एक्चुअल इंसिस्टर ऑफ या इंसिस्टर ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स या अर्ली वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ना कि कंप्लीट इकाइनोडर्म, ठीक है। तो इन चीजों को हम क्या करेंगे, एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं, ठीक है। सो यहां पर क्या है, लार्वल इवोल्यूशन। सो इकाइनोडर्म का जो लार्वा है वो स्पेशलाइज्ड सिलियरी बैंड्स होता है फॉर बेटर स्विमिंग, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल शिफ्ट की बात करें तो गास्टेंग के अकॉर्डिंग जो सिलियरी बैंड्स है अंडरलेइंग न्यूरल रिजेस एंड कंसंट्रेटेड डॉर्सली टू फॉर्म न्यूरल ट्यूब, यानी ये जो आपके सिलियरी बैंड्स है यही बाद में जाके न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन कर देता है। उसके बाद प्रीकॉशियस मेच्योरिटी, यानी क्या है, लार्वल फॉर्म के अंदर ही मेच्योरिटी हो जाएगी, यानी लार्वल फॉर्म के अंदर ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाएंगे जो बेसिकली क्या है कि उसको रिप्रोडक्टिवली एक्टिव बना देते हैं, ठीक है। सो जो लार्वा है डेवलप्ड फंक्शन गोनाड्स एंड एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस व्हाइल मेंटेनिंग देयर लार्वल बॉडी प्लेन इवेंचुअली बाय पासिंग द सेडेनिटरी अडल्ट स्टेज, यानी जब उनके अंदर नियोटेनी आ जाती है तो वो लार्वल क्या है, अडल्ट स्टेज को बाईपास कर देते हैं और डायरेक्टली किसमें, वर्टिब्रेट्स वाले पार्ट में चले जाते हैं या वर्टिब्रेट जैसा स्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है। सो जो रिजल्ट है वो क्या है कि जो फ्री स्विमिंग मैच्योर लार्वा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस थ्योरी का कि जो फ्री स्विमिंग मैच्योर लार्वा है बेसिकली वो एंसेस्टर होता है प्रोटोकॉर्डेट का। तो ये बात आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल एंड सीरोलॉजिकल एविडेंसेस। अब सीरोलॉजिकल एविडेंसेस से हमें क्या पता चला कि अगर हम सीरोलॉजिकल टेस्ट करें इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स का तो हम पाएंगे कि उनके अंदर सेम प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। सेम प्रोटीन्स हैं, जो प्रोटीन्स आपको इकाइनोडर्म्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं वही प्रोटीन्स कहां देखने को मिलते हैं, आपको कॉर्डेट्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। यानी ये सारे प्रोटीन्स क्या हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा डीएनए सीक्वेंसिंग की बात करें तो जो मॉडर्न मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक्स है वो भी एक बताता है कि जो इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा है ये सारे के सारे मोनोफाइलेटिक क्लैड को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो ये चीज इसके बारे में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म को समझ लेते हैं। क्रिटिसिज्म क्या कहता है कि जैसे इकाइनोडर्म्स की अगर हम अडल्ट फॉर्म की बात करें तो जो इकाइनोडर्म्स है उसके अंदर आप देखोगे कि पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री है, लेकिन अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। सो ये एक इसका क्या है, क्रिटिसिज्म बन सकता है, क्योंकि अगर हम इकाइनोडर्म्स की बात करें तो इकाइनोडर्म्स का जो अडल्ट फॉर्म है उसके अंदर हमें क्या है, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है, लेकिन कॉर्डेट्स के अंदर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। तो साइंटिस्टों ने बताया कि बेसिकली ये जो बायरेडियल सिमेट्री है या रेडियल सिमेट्री है इसका मतलब क्या है
कि इकाइनोडर्म्स का जो बेसिक सिमेट्री हम काउंट करेंगे वो उसके लार्वल फॉर्म से करेंगे, और लार्वल फॉर्म में वो कैसा होता है आपका सिंपल सा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कॉर्डेट होता है, यानी बाइलेटरल सिमेट्री होगा, ठीक है। उसके बाद की बात करें कि लैक ऑफ ट्रांजिशनल फॉसिल, यानी हमें यहाँ पर किसी भी तरीके का फॉसिल्स देखने को नहीं मिलता है जो उसको आपस में कनेक्ट करे। तो यहाँ पर इसका ये भी एक्सप्लेनेशन है कि जो फॉसिल्स या जो लार्वल फॉर्म्स होते हैं वो बेसिकली सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, तो उनका फॉसिल बन पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो आपको नहीं मिल पाते, ठीक है। तो ये एक इसका एक्सेप्शन है। उसके अलावा रिवर्स लॉजिक क्या बोला गया है कि क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट लार्वल सिमिलरिटीज कुड बी रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ड्यू टू सिमिलर पेलाजिक एनवायरमेंट, यानी यहां पर कुछ क्रिटिक्स ने यह बोला कि जो हमें लार्वल सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, यानी जैसा लार्वा आपका इकाइनोडर्म में देखने को मिल रहा है और कॉर्डेट्स के अंदर देखने को मिलता है, बेसिकली क्या है वो इसलिए हो सकता है क्योंकि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। दोनों का नेचर पेलाजिक होता है, पेलाजिक का मतलब कि जो पानी के अंदर रहे, तो दोनों का नेचर पेलाजिक होने की वजह से आपको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से सिमिलरिटी देखने को मिलती है, अदरवाइज ये आपस में सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। ये इसके क्रिटिक्स हैं जो आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। वो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।